हमें पढ़ना है परिनालिका के कारण, परिनालिका के कारण जब परिनालिका में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक देखो, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण हम लोग समझे ना, अन्योन्य प्रेरकत्व को एम से सूचित किया जाता है, कथी से? अब ये अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए अब समझ रहे हैं कि अन्योन्य प्रेरण तब होता है जब दो गो कुंडली हो। कुंडली कई गो? तो परिनालिका के कारण है, इसका मतलब दो गो परिनालिका होगा। कई गो? मान लिया गया कि दो परिनालिका है। बोर्ड पर जरा ध्यान से समझिएगा। ये परिनालिका 1, इसकी लंबाई कितना है? एल। कितनी लंबाई है? और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो R1 है। क्या भाई? इसकी फेरों की संख्या N1 है। क्या है? N1 है। इसका नाम है S1। क्या नाम है भाई? S1। एक काम करते हैं, अब एक और परिनालिका लेते हैं। ऐसे करके डबल परिनालिका लेते हैं, या इस फिगर को और बेहतरीन तरीका से आप बना सकते हो। दो को माने एगो के भीतर एगो आप कर सकते हो। आप ऐसे भी परिनालिका बना सकते हो। ये अगर आपको लग रहा हो कि ये जटिल हो गया तो इसका एक और तरीका है। फिगर से ही ये सवाल होने वाला है। आपने एक या परिनालिका डाल दिया, ठीक है। इसके भीतर हमें एक परिनालिका डालना है, उसको मैं अलग कलर कर दे रहा हूं। हो सकता है? हो जाएगा। ये दो परिनालिका आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो दोनों एक दूसरे के समाक्षीय रखा गया है, एकदम सीक्वेंस में समाक्षीय। अब दोनों का लेंथ जो है एल है, लंबाई क्या है? इसका नाम है S1। क्या नाम है भाई? भीतर वाला का नाम है S1, बाहर वाला का S2 नाम है। इसकी त्रिज्या R2 है, इसकी त्रिज्या R1 है। फेरों की संख्या N2 है, फेरों की संख्या N1 है, ठीक है। ये आपका सीरीज हो गया। इसमें धारा का मान I2 है, इसमें धारा का मान I1 है, ठीक है। यहां कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यह समझना है कि भाई अन्योन्य प्रेरकत्व का हम व्यंजक निकालने जो जा रहे हैं, यह व्यंजक निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले तो यह मानना है कि माना कि दो परिनालिका समाक्षीय रूप से रखी गई है, S1 और S2। क्या मानेंगे? माना कि दो परिनालिका S1 तथा S2 हम लोग निकालने क्या जा रहे हैं? प्रेरकत्व का व्यंजक। किसका? अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। तो दो परिनालिका S1 तथा S2 समाक्षीय स्थिति में रखी गई है, स्थिति में रखी गई है। क्लियर है? समाक्षीय रूप से रखी गई है S1 और S2। दोनों की लंबाई क्या है? दोनों की लंबाई जो है वह L है। इनका त्रिज्या क्या है? क्रमशः R1 तथा R2 है। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की जो संख्या है वह क्या है? N1 तथा N2 है। इनमें प्रवाहित धारा I1 तथा, ये सब बात तो क्लियर हो गया है, ठीक है। हमारे पास जो फिगर है मैंने इसी के आधार पर लिखा। दोनों का लेंथ लंबाई L है, दोनों को समाक्षीय स्थिति में रखा गया है। लंबाई L है, त्रिज्या भीतर वाला का R1 है, यह भीतर वाला जो छोटा वाला है क्या है? R1 है। बाहर वाले का त्रिज्या क्या है? R2 है, ठीक है। भीतर वाले का त्रिज्या R1, बाहर वाले का त्रिज्या R2।
R1 में R1 त्रिज्या वाले परिनालिका में प्रवाही धारा का मान I1 और दूसरे में I2। इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N1 तथा N2। ये सब बात मैंने बोर्ड पर लिखा। अब हम लोग को यह समझना है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा ये जो दूसरा है, दूसरा परिनालिका जो S2 है, परिनालिका S2 परिनालिका के कारण उत्पन्न का चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे P2। क्या लिखेंगे? P2 लिखना पड़ेगा। क्यों? ताकि लगे कि दूसरा परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मैं मान निकाल रहा हूं। और अब पढ़े परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट एन आई। पढ़े म्यू नॉट एन आई, आप पढ़े म्यू नॉट एन नहीं क्या है N2 और आई नहीं क्या है I2। म्यू नॉट N2 I2। ये क्लियर है? अब यहां से हमें यह समझने की बात होगी कि भाई पहला परिनालिका के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे संबंधित दूसरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? देखो इतना रेंज में, ये बड़ा वाला है ना, इतना रेंज में चुंबकीय क्षेत्र है, इतना रेंज में चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन आप देखिए कि इसके भीतर ने छोटा परिनालिका है, तो इससे फ्लक्स कितना गुजरेगा ये निकालना होगा। इसलिए S1 परिनालिका से संबद्ध कुल फ्लक्स आप पढ़े होंगे फाई बराबर NBA। एन फेरों की संख्या पढ़े हैं, बी चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये माने क्षेत्रफल। लेकिन किसका क्षेत्रफल? तो दूसरा नहीं, पहला परिनालिका जो है इससे हम फ्लक्स निकालेंगे तो क्षेत्रफल यही ना रहेगा। तो एन को क्या लिखेंगे? देखिए इकाई लंबाई में फेरा कितना है? N1 है। इकाई लंबाई में फेरा कितना है? N1। पूरा लंबाई क्या है? L। इस प्रकार से यह N1 L हो जाएगा क्या? N माने पूरा फेरा की संख्या, इकाई लंबाई में फेरा है N1 और लंबाई है L, तो टोटल गुना करेंगे तो कुल नहीं आ जाएगा फेरा की संख्या। अब B का मान देखिए, या B नहीं B2 ना लिखेंगे, क्या है? म्यू नॉट N2 I2। यहां तक तो ठीक है। और A1 पाई R1 स्क्वायर। A1 माने क्षेत्रफल, परिनालिका वृत्ताकार है, वृत्ताकार होती है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर नहीं R1 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि पहली परिनालिका की बात हो रही है। अब आपके पास N5 का मान आ गया इतना, इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहां तक रहने दो। अब हम जानते हैं, यहां आप पढ़े होंगे कि जो चुंबकीय फ्लक्स बंधता होता है वह समानुपाती होता है धारा के, होता है ना। तो आपने यह बात पढ़ा होगा कि भाई यह धारा के समानुपाती होता है। मतलब आप पढ़े होंगे M I, पढ़े है ना, लेकिन I नहीं, धारा कितना बह रहा था? I2। धारा बह रहा था I2। और लिखेंगे 1-2 इधर। 1-2 माने दूसरा के कारण पहिलका परिनालिका प्रेरकत्व निकालने जा रहे हैं। ये दूसरा के कारण पहला पर निकल रहा है, दूसरा के कारण पहला पर निकल रहा है, और दूसरा परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण हम पहला पर निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे क्या? M1-2। अब यहां से समीकरण 2 हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से स्पष्ट है। ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होगा। M12 I2 बराबर N1L म्यू नॉट N2 I2 पाई R1 स्क्वायर। कुछ कट रहे क्या? क्या कट जाएगा? इस प्रकार M12 का मान क्या आ जाएगा? N1 N2 म्यू नॉट L पाई R1 स्क्वायर। यह आपका वैल्यू आ जा रहा है, यह वैल्यू आ जा रहा है। अगर फेरों की संख्या बराबर रहता तो N स्क्वायर म्यू नॉट L है पाई R1 स्क्वायर हो जाता, लेकिन अलग अलग फेरों की संख्या है इकाई लंबाई में, तो क्या हो गया? N1 N2 म्यू नॉट L पाई R1 स्क्वायर। यह हो गया। अब ये हमारा निकला M12 का मान, माने दूसरा परिनालिका के कारण
पहला परिणालिका में अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N1 N2, लाइन से N1 N2, फिर क्या? म्यू नॉट L पाई R1 स्क्वायर। लेकिन अब हम ये तो जाने, देखो आप न्यूटन के जैसे तृतीय गति नियम पढ़ते हैं कि प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो 2 के कारण 1 का प्रेरकत्व या 1 के कारण 2 का प्रेरकत्व दोनों बराबर होना चाहिए ना। हम इसकी अब जांच करते हैं। ये तो हमने निकाला कि जब धारा बह रहा था S2 परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तब ना। अब निकालते हैं S1 परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब S1 परिणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई। तो ये क्या निकालेंगे? B1 म्यू नॉट N I होता है ना, I1 N1, पहला के कारण क्या माने हैं? N1 और I1। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन अब क्या करें जरा देखिएगा। यह चुंबकीय क्षेत्र पर जरा ध्यान दीजिएगा। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, यह छोटका के कारण, तो इसके बीच में बड़का का कितना भाग पड़ रहा है? उतना ही भाग ना पड़ रहा है। अरे देखो, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर जितना भाग पड़ेगा उसी से में काम है। अब देखो, परिणालिका के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो मतलब बारका जो है, बारका का उतना ही दूर का भाग पड़ रहा है चुंबकीय क्षेत्र में ना। तो मतलब कि बारका का जो भाग पड़ रहा है वह सिर्फ ये छोटका वाला भाग ही पड़ रहा है ना। तो यहां से थोड़ा सा एक बात हमें यह समझ लेना होगा कि अब हम निकालना चाहते हैं N5 का मान। इसलिए S2 परिणालिका से संबद्ध है, परिणालिका से संबद्ध है क्या? चुंबकीय फ्लक्स बंधता, माने N5 बराबर NB होता है ना। लेकिन ये क्या होता है? जितना भाग चुंबकीय क्षेत्र में पड़े, तो कितना भाग पड़ रहा है? जितना पहला परिणालिका था, छोटका परिणालिका, उतना ही भाग ना पड़ रहा है जी। बारका का बस उतना ही छोटा भाग पड़ रहा है जितना कि पहला परिणालिका है, उतना ही भाग उसका पड़ रहा है, बाकी की तो भाग खत्म है। अरे यहां देखो, चूकने की जरूरत नहीं है, इसमें चूकना नहीं होता है। ये जो है बड़ा भाग देख रहे हो, हम इसके कारण फ्लक्स निकालना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका चुंबकीय क्षेत्र इतना ही दूर में है, समझ रहे हैं। तो बड़ा वाला में उतना ही दूर में है, तो उतना ही दूर से ना फ्लक्स मिलेगा, बाकी तो फ्लक्स मिलेगा नहीं। तो यह क्या है? छोटका परिणालिका ना है। तो छोटका परिणालिका का हम क्षेत्रफल क्या मानेंगे? A1 ना मानेंगे। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ऑलरेडी क्या आया है? B1 ही है। अब निकालिए N5 बराबर, ये तो म्यू नॉट हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा N1L, हो जाएगा N1L हो गया। B का मान क्या हो गया? म्यू नॉट हो गया क्या है? म्यू नॉट I हो गया। तो यह तो आपका हो जाएगा B का मान म्यू क्या N1 आया है, और ये क्या है? I1 है, और ये क्या है? पाई है ना। और ये क्या है? R1 का स्क्वायर है। अब यहां से समझना होगा कुछ बात हम लोगों को। यहां से बराबर हम लोग को आना चाहिए। N5 का मान क्या होगा? म्यू नॉट I2। यहाँ N1 और N1 दोनों एक जैसा ही आ रहा है। तो यहां से देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां सब तो ठीक है। S1 से तो N1 हो गया। आज जब हम एक मिनट, तो S2 से ना निकाल रहे हैं तो क्या होगा? N2L ना होगा। अरे S2 से निकाल रहे हैं तो इसमें फेरा की संख्या कितना है? N2 है, N1 लिखा गया था। तो अब क्या हो जाएगा? N5 बराबर N1 N2 L म्यू नॉट I1 पाई R1 स्क्वायर। यहां N5 का मतलब क्या होगा? M21, एक के कारण दूसरा पर, और धारा क्या है? I1 है। अतः या दोनों को कैलकुलेट करोगे, M21 I1 बराबर
N1 N2 L म्यू नट I1 पाई R1 स्क्वायर, ये I1 से I1 कट जाएगा, M21 N1 N2 म्यू नट L पाई R1 स्क्वायर। क्या यह पहले की तरह नहीं है? ये सेम पहले की तरह ही होगा। माने परिणालिका एक के कारण दूसरे परिणालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हुआ, या पहले के कारण दूसरा या दूसरे के कारण पहला, अन्योन्य प्रेरकत्व का मान हमेशा एक ही जैसा आएगा, N1 N2 म्यू नट L पाई R1 स्क्वायर। क्लियर है? यही तो लिखना था, यही साबित करना था हम लोगों को।